Okay, so this is the second case of resultant of two vector, okay, in which two vectors are directed opposite to each other. Okay, if two vectors are directed opposite, then theta is equal to 180 degree and cos 180 degree is -1. If we substitute this value here, then we get p square plus q square minus 2pq. Okay, that is p minus q whole square. This square root and square get cancel each other and finally we get r is equal to p minus q. Okay, तो ये रहेगा फाइनल आंसर. ओके, दिस सेकंड केस. और यही केस में अगर हम अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पुट करना पड़ेगा और साइन 180 मतलब ही साइन पाई. साइन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई यहां पर भी रिजल्टेंट का एंगल ओके कितना रहेगा, अल्फा 0 डिग्री रहेगा. ओके, तो ये रहेगा केस नंबर सेकंड. ओके, now we are moving towards the case number 3. okay, see here. तो केस थर्ड क्या आएगा फिर देखो. अब ये सभी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है. एट दैट टाइम जैसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर किसी क्वेश्चन में एंगल 180 डिग्री हो तो तुरंत आपको ये दो फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन तक जाना है. ओके, सो इसके बाद केस नंबर थर्ड है, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, मतलब दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल रहेगा, अब 90 डिग्री. तो एट दैट टाइम हम देखते हैं कि क्या चेंज आएगा. ओके, so see here. See here. तो केस नंबर थर्ड, इफ टू वेक्टर्स आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये वेक्टर p रहेगा, ये वेक्टर q रहेगा. अब ये उनका रिजल्टेंट रहेगा. ओके, तो ये एंगल अल्फा रहेगा. ओके, सो सी हियर, इन दोनों के बीच में एंगल अब कितना है, 90 डिग्री. ओके, these two vectors are perpendicular to each other. okay, और ये रहेगा उनका रिजल्टेंट. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा फिर देखो आप, r अंडर रूट. आप देखो दो वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल है, मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है. ओके, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है बताओ, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. ओके, cos 90 का वैल्यू कितना रहेगा, 0. तो अगर ये cos 90 का वैल्यू 0 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 इंटू 2pq, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा. और फाइनली आंसर क्या मिलेगा हमें, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. ओके, जस्ट इंडिविजुअल स्क्वायर मिलने वाले हैं, होल स्क्वायर नहीं. होल स्क्वायर पिछले इक्वेशन में मिला था, इस इक्वेशन में होल स्क्वायर नहीं है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर, इसे यही छोड़ना पड़ेगा हमें. ओके, सो दिस इज द केस नंबर थर्ड. ओके, इफ टू वेक्टर्स आर lie perpendicular to each other, then the resultant is given by using formula square root of p square plus q square. Okay, और इसका अगर हम एंगल निकालते हैं अल्फा तो डेफिनेटली ये 45 आएगा, अगर दो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो. अगर सेम नहीं है तो थोड़ा आपको एक जनरल इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, तो सी हियर, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1 रहेगा और के और cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0. तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा. और tan अल्फा का वैल्यू क्या मिलने वाला है फिर आपको, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, q बाय p. बस इतना ही रहेगा फाइनल आंसर. ओके, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनका जो अल्फा का वैल्यू है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा ना तो एट दैट टाइम क्या आएगा, P और Q की जगह हम दोनों की जगह Q सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. तो इसका आंसर 1 आएगा और tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री. दैट्स व्हाई अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री आता है. ओके, वो भी केसेस में बता दो आपको, पहले इतने समझ लो आप. तो यही 3 स्पेशल केस मतलब रेगुलर केसेस होते हैं रिजल्टेंट के. ओके, लेकिन ये रिजल्टेंट का जो बीट है ना, ये हमें हर जगह पर आता है, बहुत सारी जगह पर हमें लगने वाला है. लाइट में भी लगता है, साउंड में भी लगता है, उसके बाद हमें ये लगने वाला है ऑसिलेशन. ओके, ऐसे जो चैप्टर्स है उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक. ओके, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा बार लगता है ये रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट. ओके, तो वहां पर हमें कुछ और स्पेशल फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं और उनके रिजल्ट याद रखने पड़ते हैं. ओके, तो लिखो अब इसके बाद नेक्स्ट 3 केसेस तो रेगुलर हो गए. अब इसके बाद लिखो सम स्पेशल केसेस. Some special cases, write this, some special cases. Okay, रिजल्टेंट के बारे में लिख लो आप. अब सम स्पेशल केसेस में क्या क्या लिखना है देख लो आप. सी सम स्पेशल केसेस में हम पहला मतलब क्या बीट देखने वाले देखो आप,
सम स्पेशल केस बोलकर पहला हेडिंग दो, ओके। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहा तो फिर क्या आएगा, फिर देखो आप, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q इज इक्वल, ओके। तो एट दैट टाइम हम कह सकते हैं कि P की जगह Q होगा। तो इस इक्वेशन में P की जगह हमें Q पुट करना है, ओके। मतलब P की जगह Q करो या Q की जगह P करो, एक ही है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। तो एट दैट टाइम क्या क्या केसेस आते हैं देखो आप, सीयर अगर ऐसे केसेस में अगर दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, और वो अगर 90 डिग्री से इंक्लाइंड है दोनों एक दूसरे को, तो ये भी वेक्टर P है, ये भी वेक्टर P है, आप Q भी ले सकते हो, कुछ भी डाउट नहीं उसमें, ओके। तो एट दैट टाइम रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना वो कैसा रहेगा, फिर देखो अभी मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री हो तो अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर दोनों भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर आएगा। मतलब ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा ना ये इस केस में √2P रहेगा। आप करके देखिएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ओके। एट दैट टाइम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √2P रहेगा और अल्फा का वैल्यू कितना रहेगा 45 डिग्री, ओके। इस केस में ये पहला स्पेशल केस रहेगा, ओके। फिर से एक बार समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं और ये कौन सा केस है। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। मतलब P और Q ऐसे दो वेक्टर्स लेते हैं हम, ये जनरल इक्वेशन दो वेक्टर्स के लिए है, लेकिन दोनों भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहा और उनके बीच में अगर एंगल 90 डिग्री रहा, ओके, तो एट दैट टाइम रिजल्टेंट कितना आएगा √2P, ओके, और अल्फा का वैल्यू 45 डिग्री आएगा, ओके, लाइक दैट। अब इसका दूसरा केस देखते हैं हम, ये पहला स्पेशल केस का पहला एक पार्ट था, अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री रहा, ओके, मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी P इसका भी P, और दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा 60 डिग्री रहा, ओके, तो एट द टाइम क्या याद रखोगे आप, ये रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो फिर आप, अगर हम दो वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो देखो फिर क्या आएगा, P स्क्वायर प्लस, मतलब Q की जगह भी P पुट करना पड़ेगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, क्योंकि Q की जगह P पुट करेंगे तो P इंटू P स्क्वायर, सो 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, ठीक है। 2 मिनट में मैं करके दिखाता हूँ ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ R का, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा फिर देखो आप, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है इस कारण मैं Q की जगह भी P पुट कर रहा हूं, 2 इंटू P स्क्वायर, ओके, 2 इंटू P स्क्वायर cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, ओके, तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, ओके, दिस 2 गेट कैंसल, ओके, और फाइनली क्या मिलेगा फिर देखो आप, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, तो कितना मिलेगा, R इज इक्वल टू 3P स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ओके, और अगर ये P स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू √3P, ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। और इनका जो रिजल्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण हाफ डिस्टेंस पर रहेगा, तो 30 का हाफ कितना रहेगा, सॉरी 60 का हाफ कितना रहेगा 30, तो अल्फा का वैल्यू कितने डिग्री पर इंक्लाइंड रहेगा 30 डिग्री पर, ओके, सो दिस इज द सेकंड स्पेशल केस, ओके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, रिपीट करता हूं, ठीक है, रिपीट करता हूं मैं, ओके। देखो हम पहले तो मैंने जनरल केसेस आपको बता दिए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ओके। इसके बाद कुछ स्पेशल मतलब जनरल केसेस मैंने आपको बताए, उसके बाद हम स्पेशल केसेस देख रहे हैं, ओके। मतलब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, और उनके बीच में अगर 90 डिग्री एंगल हो तो एट द टाइम रिजल्टेंट का वैल्यू √2P के साथ इक्वल आएगा और रिजल्टेंट उसके हाफ डिग्री में इंक्लाइंड रहेगा, ओके। मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट डेफिनेटली 45 डिग्री पर रहेगा, ओके। क्यों लिख सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि दोनों भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। वही अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच अगर एंगल 60 डिग्री हो तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 60, मतलब ये हाफ, ओके। तो ये 2 कट हो गया, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अंडर रूट 3P स्क्वायर,
और इसी को हम लिख सकते हैं √3p, ओके, क्योंकि p स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। और इस यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण रिजल्टेंट आधे डिस्टेंस पर रहेगा, दैट इज 30 डिग्री, ओके। अब ये थर्ड केस देखते हैं हम, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूं सीआर, क्या आपको दिखाई दे रहा है? थर्ड केस में देखो, आप दो वेक्टर्स के बीच में हमें 120 डिग्री एंगल लेना है। ये वेक्टर P रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दिस टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ओके। ये दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री, ओके। दिस टू वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री है। तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा? फिर देखो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, ओके। तो ये इसके जैसे ही प्रॉब्लम आएगा, सिर्फ यहाँ पर 1/2 की जगह -1/2 पुट करना है। तो ये 2 कट हो जाएगा, लेकिन क्या बचेगा फिर? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो एक p स्क्वायर दूसरा p स्क्वायर कट हो गया, सिर्फ स्क्वायर रूट में p स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर इस केस में मैग्नीट्यूड जो रहेगा रिजल्टेंट का वो भी p ही रहता है, ओके। समझ में आ गया तो ठीक, वरना मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दो आपको। r की जगह आप क्या आएगा? देखो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है, ओके। तो हियर p स्क्वायर एज इट इज प्लस q की जगह भी p पुट करना है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ओके। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 इंटू सॉरी, ये भी p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p दैट इज क्या आएगा? 2p स्क्वायर, ओके। cos 120 डिग्री दैट इज -1/2। तो ये 2 कट हो गया, ओके। तो क्या बचेगा फिर? देखो, आप स्क्वायर रूट में p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ओके। तो फाइनली क्या बचेगा? देखो, p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कट हो गया, स्क्वायर रूट में p स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा p। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा? p, ओके। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तीनों के तीनों स्पेशल केसेस यहां पर खत्म हो जाते हैं, ओके। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस। इन तीनों भी स्पेशल केसेस में क्या था? सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम था। दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स में अगर कुछ एंगल हो तो ऐसे कुछ केसेस बनते हैं। ये आपको आगे लगने वाला है, बहुत सारे टॉपिक में लगता है ये, इस वजह से इस लॉजिक को याद रखिएगा, ओके। जब लगेगा तब मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको ये लिख कर रखना है, ओके। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हमारा रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये खत्म हुआ, ओके। इसके ऊपर अगर कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले सकते हैं हम तो ले लेते हैं आज, ओके। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स की ओर जाना है हमें इस टॉपिक के। सभी लिख लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, मूव फास्ट। सिर्फ सभी क्वेश्चंस हमारे दो ही फॉर्मूले पर रहने वाले हैं, कोई भी अदर थिंग नहीं रहेगा ऐसे क्वेश्चंस में, ओके। तो लिखो इसे अब। Write the question. Two forces each of magnitude 5 Newton. Two forces each of magnitude 5 Newton are inclined to each other. At 60 degree. Are inclined to each other at 60 degree. Find the magnitude and direction of resultant. Find the magnitude and direction of resultant. Find the magnitude and direction of resultant, okay. आदित्य काय म्हणायचं तुला? अल्फा 60 डिग्री आहे, हाँ बराबर है। उस प्रॉब्लम में जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री में इंक्लाइंड थे तो एट दैट टाइम मैंने अल्फा नहीं बताया था, तो वहां पर अल्फा 60 डिग्री था, ओके। याद रखिएगा। स्पेशल केस नंबर जो थर्ड था ना, दो वेक्टर्स के बीच में 120 डिग्री एंगल था, तो उनका रिजल्टेंट डेफिनेटली 60 डिग्री एंगल पर रहेगा, ओके। तो इसे याद रखना। इसके बाद आप इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस में सिर्फ दो ही फॉर्मूले के ऊपर हम रहने वाले हैं। तो ये आई थिंक आपने क्वेश्चन लिखा है, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। कैसे सॉल्व करना है? देखो आप, ये पहला वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, ओके, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर। और ये दूसरा वेक्टर है, उसके
उसका भी मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, फोर्स के वेक्टर से है। और इनका रिजल्टेंट का वैल्यू हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है, मतलब अल्फा का भी वैल्यू हमें निकालना है। ओके, तो ये हमारे स्पेशल केस का सेकंड नंबर का केस था। चेक करो, अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला वो केस अगर पता है तो यूज करो, अदरवाइज आप जनरल फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हो। ओके, तो देखो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो क्या क्या दिया है गिवन डेटा, देखो दिस टू वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ओके, तो सभी डेटा पुट करो, पी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ही दिया है, अगर वेक्टर देते तो उसका पहले मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ता और बाद में यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड दिया है तो कुछ भी दिक्कत नहीं। कतार सिंह ने सबसे पहले आंसर दिया है 5√3, करेक्ट आंसर है। लेकिन देखो आप इसे कैसे निकालना है। ओके, सीयर, तो P का वैल्यू भी 5 है, Q का वैल्यू भी 5 है, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। क्या आएगा फिर देखो, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 कॉस ऑफ 60 कितना आएगा 1/2। ओके, तो सीयर क्या आएगा फिर देखो आप, अंडर रूट में 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, सो 2 इंटू 5 इंटू 5 से एज इट इज रखता हूं, और cos 120 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ये भी 5 का स्क्वायर ही बन जाएगा। तो क्या आएगा फिर, इन स्क्वायर रूट 25 प्लस 25 प्लस 25। ओके, तो क्या आएगा अंडर रूट में 75। ओके, और अंडर रूट 75 को क्या लिख सकते हैं हम फिर, 25 इंटू 3। इज इट ओके? ओके, तो 25 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो कितना बचेगा 5√3। ओके, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर 5√3 न्यूटन। यहाँ पर ऐड किया तो ही चलता है, लेकिन कभी कभी इस √3 का वैल्यू भी पुट अप किया जाता है। याद रखना √3 का वैल्यू होता है, आपको बहुत सारे जगह पर 12th में वैल्यू लगेगा 1.732। ओके, तो याद रखना क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज 1.732। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं √3 की जगह तो कितना आएगा 5 इंटू 1.732। ओके, आपको एमसीक्यू में ऑप्शन इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा ये हम बता नहीं सकते, इस कारण आखिर तक स्टेप तक लेके जाना आपको पड़ेगा। ओके, तो सीयर 5 इंटू 2 कितना आएगा 10। ठीक है, तो करके देखो, इसका आंसर 8.660 रहेगा, 8.66 न्यूटन। ओके, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दो तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा आपको 8.66 न्यूटन। ओके, अब ये यहाँ पर देखो दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट उन दोनों के बीच के जो एंगल रहेगा उसके हाफ एंगल पर रहेगा। इन दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल था 60 डिग्री। तो बताओ अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ आंसर, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। टेल मी द फाइनल आंसर। दो वेक्टर्स के बीच में अगर 60 डिग्री एंगल है और उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली 30 रहेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है। सो इन दिस कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, इसे सॉल्व भी किया तो भी चलता है, आंसर वही आएगा। सॉल्व करके दिखा दो, मैं लगा दो आपको 2 मिनट जाएगा लेकिन समझ में आएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, q sin थीटा डिवाइडेड बाय, हर बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा तो कभी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, p प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, सो हियर q का वैल्यू 5 रहेगा, sin थीटा sin 60। ओके, तो sin 60 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इंटू कॉस 60। ओके, तो क्या आएगा फिर देखो आप 5 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। ओके, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा हाफ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, देन वी गेट यहाँ पर 15/2 बचेगा। ओके, तो वो नीचे वाला 2 और ये ऊपर वाला 2 कट हो जाएगा, ऊपर से 5√3 बचेगा और डिवाइडेड बाय 15 बचेगा यहाँ पर। ओके, करके देखो आप, एक स्टेप सिर्फ स्किप किया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15/2 आएगा यहाँ पर। तो वो 2 और ये 2 कट कर दिया मैंने, सिर्फ नीचे 15 बचा, ऊपर 5, तो 5 3 जा 15। तो क्या आएगा आगे का आंसर √3/3। ओके, क्योंकि 5 3 जा, आपको पता होगा 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट 3 एज √3 इंटू √3 लिख सकते हैं हम ऐसा। √3 का स्क्वायर मतलब ही 3 होता है,
तो हम 3 को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं √3 इंटू √3। तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट करूं 3 का, तो ऊपर तो √3 है, लेकिन 3 को कैसे लिख सकता हूं मैं √3 इंटू √3, तो एक √3 कट हो गया। ओके, क्या बचा फिर 1/√3। ये किसका वैल्यू है? tan अल्फा का। ओके, बताओ मुझे tan का कितना डिग्री एंगल लेने के बाद वो 1/√3 आएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 30 डिग्री। ओके, दैट्स व्हाई अल्फा इज 30 डिग्री। समझ में आ गया? समझ में आ गया? tan 30 डिग्री इज 1/√3, दैट्स व्हाई अल्फा का वैल्यू क्या रहेगा? 1/√3। तो इस वे से अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। अगर आपके पास tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 है, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 लिखना पड़ता है। और tan का वैल्यू कब √3 आता है? जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो, दैट्स व्हाई अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। इज इट क्लियर एंड इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा रिजल्टेंट पर। ओके, ठीक है, और भी इसके ऊपर डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो हम कल के लेक्चर में लेते हैं। कल का लेक्चर हमारा पूरा का पूरा न्यूमेरिकल पर बेस्ड रहेगा। ओके, अभी तक जितना भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, ओके, उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को हम कल की कल देख लेंगे। वक्त मिलता है तो कल फिर हम आगे की बिट पर जाएंगे, जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। दो ही बड़े बिट्स बचे हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बड़ा बिट नहीं है और उसके ऊपर कुछ ज्यादा सम्स नहीं आते हैं। ओके, तो वो पार्ट पढ़ाकर हम कल अगर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की ओर जाते हैं तो डेफिनेटली जो शेड्यूल मैंने आपको दिया है, ओके, ठीक है, कल का सेंड करता हूं मैं। कल का रिकॉर्डेड है लेक्चर,